नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीत भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल से जो क्रैश कोर्स कराया जा रहा है उसकी आज हमारी ये 7वीं क्लास है और हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसकी एक क्लास हम करा चुके हैं और ये हमारी दूसरी क्लास चल रही है। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और करते हैं हम आज की क्लास की शुरुआत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 2। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्लानिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। तो प्लानिंग मैंने आपको जो बताई थी पहले, वो 2 प्रकार की प्लानिंग बता चुका हूँ और हमारी यहाँ तीसरे प्रकार की जो प्लानिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक होता है साथियों सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। प्लानिंग वीएस डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ठीक है साथियों। तो साथियों, जब कोई योजना डायरेक्ट किसके द्वारा चलाई जाए? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये हमारी सेंट्रलाइज प्लानिंग कहलाती है, यानी कि सेंट्रलाइज योजना कहलाती है। केंद्रीकृत योजना जो डायरेक्ट केंद्र सरकार चलाती है उसे क्या बोलते हैं? केंद्रीकृत योजना। और जो दूसरी है इसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकृत योजना। ठीक है साथियों, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग विकेंद्रीकृत, ये चलती है, ये स्टार्ट जो होती है ना वो स्टेट से होती है। ठीक है, ये कहाँ से होती है? सेंटर से होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है और ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट से होती है। ठीक है, तो साथियों इसको हम बोलते हैं अप टू डाउन, अप टू डाउन। ठीक है, और ये जो हमारी होती है ये डाउन टू अप होती है, ये डाउन टू अप होती है। तो साथियों ये हमारी प्लानिंग थी, ये 3 टाइप की होती है और 2 प्रकार की मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली क्लास में, और ये हमारी तीसरी प्रकार की आज हो गई। तो साथियों आगे हम बात करेंगे जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बड़ा ही फेमस कंसेप्ट है। साथियों नंबर 1 ग्रोथ यानी कि वृद्धि, और एक शब्द होता है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ठीक है साथियों, डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी आपको स्पेलिंग समझ नहीं आ रही होगी तो इसे मैं दोबारा लिखता हूँ। डेवलपमेंट, ठीक है साथियों, यानी कि विकास। साथियों ये हमारे 2 शब्द हैं, वृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट। साथियों जब हम बात करें कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि हो रही है, वहां हम बात करेंगे कि इसकी जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है जीडीपी में। तो साथियों क्या हम कह सकते हैं कि अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है
तो वहाँ का जो आम आदमी है, क्या उसकी सुविधाएं बढ़ रही हैं? क्या उसका जीवन स्तर बढ़ रहा है? नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? पहले डेवलपमेंट को समझते हैं, फिर हम बात करेंगे कि क्यों। तो अगर हम बात करें किसी देश का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, किसी देश का विकास हो रहा है, तो साथियों यहाँ जीडीपी तो बढ़ रही होती है, ठीक है, जीडीपी तो बढ़ रही होती है, प्लस इसके साथ क्या बढ़ता है? इक्वालिटी, समानता बढ़ती है। किसकी समानता? आय वितरण की समानता। आय वितरण की समानता। अब साथियों, जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है हमारा वृद्धि, ठीक है, और दूसरा विकास। अगर किसी देश में वृद्धि हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है, तो जो जीडीपी बढ़ रही है ना, ये कुछ चंद लोगों के मुट्ठी में पैसा जा रहा है, ठीक है। मतलब इससे क्या है, कुछ लोग लाभान्वित होते हैं, कुछ लोग लाभान्वित होते हैं। वहीं अगर किसी देश में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका फायदा वहां प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। प्रत्येक, यहाँ कुछ लोगों को फायदा मिलता है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ आय वितरण ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन वहाँ कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं। जैसे कि हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में ही ले लो, भारत के, कि कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या है, हमारी यहाँ समस्या किसकी है? हमारे यहाँ आय वितरण में असमानता पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने कजनियर्स वर्क पढ़ा होगा, उसमें बताया गया है, या गिनी गुणांक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, और इस टॉपिक इसी में है, उसमें ही हमारे दोनों टॉपिक आएंगे। तो साथियों, ज्यादा अच्छा क्या है? ज्यादा अच्छा विकास है, ठीक है। वृद्धि ज्यादा अच्छी बात नहीं होती, विकास ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है साथियों। आगे हम बात करेंगे गरीबी के दुष्चक्र की। गरीबी का दुष्चक्र, ठीक है साथियों। यानी विस्कस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, सर्किल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है साथियों। गरीबी का दुष्चक्र। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गरीबी का दुष्चक्र, जो इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो साथियों, गरीबी का जो दुष्चक्र है, इसकी अवधारणा दी थी हमें रैगनर नर्क से। किसने? रैगनर नर्क से, ठीक है साथियों। और इन्होंने बताया था, इनका बड़ा ही फेमस जो है, इनका जो वाक्य है, और जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ठीक है साथियों। ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, बिकॉज इट इज पुअर। साथियों, ये आपको मैंडेटरी याद रखना है। क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी तो एग्जाम डायरेक्ट, कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ये वक्तव्य किसका है?
ठीक है साथियों। तो यहाँ इन्होंने एक देश गरीब है इसलिए गरीब है, इसको डिराइव करने के लिए दो सर्किल दिए हैं। उन सर्किल की हम बात करते हैं। तो साथियों दो प्रकार के इन्होंने सर्किल दिए थे, एक पूर्ति पक्ष की ओर से गरीब का दुष्चक्र और दूसरा मांग पक्ष की ओर से गरीबी का दुष्चक्र। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पूर्ति पक्ष से गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र, और दूसरी तरफ हम बनाएंगे मांग पक्ष से गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र। ठीक है साथियों। तो यहाँ हम एक सर्किल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि कम उत्पादन, कम उत्पादन। ठीक है, इसके बाद लो इनकम, लो इनकम यानी कि कम आय। उसके बाद लो सेविंग, लो सेविंग, कम बचत, कम बचत। उसके बाद लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, कम निवेश। फिर कैपिटल डिफिशियंसी, यानी कि पूंजी की कमी। या पर्याप्त पूंजी हम कह सकते हैं। और दूसरा जो हमारा डिमांड पक्ष है, मांग पक्ष से, वो कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ हमारा लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम, लो डिमांड, लो डिमांड यानी कि कम मांग, और इधर लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट, और यहाँ हमारा आ जाएगा कैपिटल डिफिशियंसी। तो साथियों ये वाला हमारा पूर्ति पक्ष से गरीब का दुष्चक्र और ये मांग पक्ष से गरीबी का दुष्चक्र। अब ये काम कैसे करता है बात करते हैं कि मान लो किसी देश में कम उत्पादन हो रहा है। ठीक है, जब कम उत्पादन होगा तो क्या होगा, कम उत्पादन होगा तो कम लोग लगे होंगे काम पर। जब कम लोग लगे होंगे काम पर तो क्या होगा, उन कम मान लो घर में 10 लोग हैं और केवल काम 1 लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, इन 10 लोगों का जो पेट कौन भरेगा, ये अकेला व्यक्ति भरेगा। और जब अकेला व्यक्ति भरेगा तो इनकम क्या होगी, वो जो पैसा है वो कम पड़ जाएगा क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। तो ये लो इनकम होगी, और लो इनकम होगी तो क्या होगी, लो सेविंग होगी। अब जब लो सेविंग होगी तो क्या होगा,
बचत बचत ही नहीं होगी। जब बचत ही नहीं होगी तो निवेश कहाँ से होगा, और निवेश ही नहीं होगा तो फिर पूंजी की कमी, यानी कि पूंजी की कमी हो ही जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ लो प्रोडक्टिविटी होगी, लो इनकम होगा, बाकी की सारी टर्म्स वही हैं। और लो इनकम की वजह से डिमांड कम होगी। ठीक है, यहाँ सेविंग कम होगी पूर्ति पक्ष में, और यहाँ मांग पक्ष में क्या होगा, डिमांड कम होगी। ठीक है साथियों, तो ये हमारा गरीबी का दुष्चक्र कंप्लीट हुआ। आगे हम बात करेंगे साथियों एक बड़े ही फेमस जो है अर्थशास्त्री हैं, जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बड़ा ही अहम रोल है। उनको आप जानते होंगे, कार्ल मार्क्स। तो साथियों कार्ल मार्क्स आपकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है। आप किसी को पता हो तो कमेंट में हमें बता दें, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, दास कैपिटल। दास कैपिटल, ठीक है साथियों, ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो इन्होंने कुछ टर्म्स दिए थे, उसके बारे में बात करेंगे। दास कैपिटल इनकी बुक है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने श्रम की आरक्षित सेना, श्रम की आरक्षित सेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि श्रम की आरक्षित सेना है जो किसने दी थी। ठीक है, या मैचिंग वाले क्वेश्चन में भी खूब क्वेश्चन ये आता है। दूसरा दिया था, तो साथियों इनने एक फॉर्मूला दिया था, रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट, और इसमें ये सूत्र था एस डैश 1 माइनस क्यू। ठीक है, इसको आप याद रखें क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और एक फॉर्मूला इनने और दिया था, जो कुछ साथियों मैं बता दूं, जो एस डैश है ये रेट ऑफ एक्सप्लोटेशन है, रेट ऑफ एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन यानी कि शोषण की दर, शोषण की दर। ठीक है, और जो क्यू हमारा यहाँ है, ये क्यू पूंजी की जैविक संरचना कहलाती है। पूंजी, चलो इसे छोड़ो, मैं इसे अगले फॉर्मूले में बताऊंगा आपको कि क्यू क्या है। आगे हम एक टर्म्स और लेते हैं इसमें, एस डैश बराबर एस अपॉन बी। ये फॉर्मूला डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर एस डैश आपका वही शोषण की दर, और एस जो है ये अतिरिक्त मूल्य है, अतिरिक्त मूल्य है, और जो बी हमारी है वो वृद्धिशील पूंजी है। ठीक है, वृद्धिशील पूंजी है, और एस डैश मैंने आपको बताई थी शोषण की दर, शोषण की दर। अब साथियों फॉर्मूला आता है क्यू वाला, क्यू बराबर सी अपॉन सी प्लस बी। ठीक है, ये सूत्र होता है पूंजी की जैविक संरचना का, पूंजी की जैविक संरचना का। तो साथियों कभी भी यहाँ से कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आता, बस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को याद रखें। या फिर यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ बी का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, और एस डैश का मतलब क्या है। ठीक है साथियों, एक फॉर्मूला और होता है रेट ऑफ प्रॉफिट का। जैसे एक फॉर्मूला ऊपर बताया था हमने रेट ऑफ प्रॉफिट का, एक फॉर्मूला और होता है एस अपॉन बी, सी अपॉन सी प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद रखें। और ये मैंने गलत लिख दिया है, मैं आपको सही से लिख कर बता दूं। ये होता है, चलो अगले प्रश्न बताते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट बराबर
एस अपॉन बी सी अपॉन सी प्लस बी। ठीक है साथियों, ये फॉर्मूला आप याद रखें। ठीक है, आगे कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो पहला पॉइंट कि शोषण की दर के साथ, शोषण की दर के साथ लाभ का पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, संबंध होता है। वही साथियों, यहाँ जो पिछले फॉर्मूले क्यू की बात की थी, तो उस क्यू की जगह ना कभी कभी आर भी यूज करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं, तो आप कंफ्यूज मत होना। और जो पूंजी की जैविक संरचना है ना, पूंजी की जैविक संरचना, जैविक संरचना, इसके साथ लाभ का जो होता है ना, इसके साथ लाभ का नेगेटिव संबंध होता है। ठीक है साथियों, आगे हम स्टार्ट करते हैं शुम्पीटर का सिद्धांत। शुम्पीटर का सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा, बड़ा ही फेमस थ्योरी इन्होंने दी थी, शुम्पीटर का सिद्धांत। शुम्पीटर्स थ्योरी, शुम्पीटर्स थ्योरी। ठीक है साथी, तो इनका जो शुम्पीटर साहब का सिद्धांत है, ये साथियों दो ही जगह घूमता है। दो ही मतलब दो लोगों के ऊपर ही, दो कह सकते हैं हम, दो पॉइंट हैं उनके ऊपर बात करता है। नंबर एक, नव परिवर्तन के ऊपर, और नंबर दो, उद्यमी के ऊपर। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इनका जो पूरा सिद्धांत है ना, वो उद्यमी के ना इर्द गिर्द ही घूमता है। पूरी प्रोसेस, यानी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, वो पूरी एंटरप्रेन्योर के ऊपर, यानी एंटरप्रेन्योर के चारों तरफ ही घूमती है। ठीक है, तो इनके सिद्धांत का नाम जो है ना, वो नव परिवर्तन का सिद्धांत भी है। नव परिवर्तन का सिद्धांत। सिद्धांत ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नव परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? शुम्पीटर साहब ने दिया था। नव परिवर्तन का सिद्धांत किसके इर्द गिर्द घूमता है? तो उद्यमी के। ठीक है साथियों, बस इसमें आपको यही याद रखना है। और एक पॉइंट इसमें और याद रखना है कि जो उद्यमी होता है ना, उद्यमी को जो ऋण प्राप्त होता है ना, वो बैंक से होता है। ठीक है, उद्यमी को बैंक से ऋण प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि वित्त जो मिलता है ना उद्यमी को, वो बैंक से मिलता है। आगे हम बात करेंगे, बड़ा ही फेमस मॉडल हमारा है हेरोड डमर मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल। तो साथियों, कुछ लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों एक ही मॉडल है, लेकिन नहीं साथियों, ये दोनों अलग अलग मॉडल हैं, जिसमें से हेरोड हमारा पहले आया था और डोमर का मॉडल बाद में आया था। लेकिन दोनों के समान एजम्पशन और समान काम को देखते हुए इन्हें हम एक साथ मतलब अर्थशास्त्रियों ने एक साथ मिला दिया और दोनों को एक साथ लिया जाता है। नाम इनका हेरोड डोमर मॉडल। तो साथियों, यहाँ आपको मेन चीज मैं बताऊंगा कि हेरोड ने जो बताया था, वो 3 प्रकार की जो हमारी ग्रोथ रेट बताई थी। ठीक है, नंबर 1, एक्चुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअल
ग्रोथ रेट। ठीक है, यानी यानी कि वास्तविक वृद्धि दर, वास्तविक वृद्धि दर, और इसको हम डिनोट करते हैं GA से। ठीक है, नंबर 2 इन्होंने बताई थी वारंटीड ग्रोथ रेट, वारंटीड ग्रोथ रेट यानी कि वांछित वृद्धि दर, वांछित वृद्धि दर, और इसे हम डिनोट करते हैं GW से। नंबर 3 इन्होंने जो बताई थी नेचुरल ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट यानी कि इसे हम डिनोट करते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि दर, और इसे हम डिनोट करते हैं GN से। साथियों, इन्हें आप बहुत मैंडेटरी याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सी ग्रोथ रेट हैरट डोमर की है या नहीं है, सॉरी हैरट की है या नहीं है। वहाँ डोमर का नाम दे देगा, पूछ लेगा नहीं है, हैरट का नाम दे देगा, पूछ लेगा कौन सी है। तो आपको ये बहुत ही याद रखनी है। अगर आप यहाँ से याद रखेंगे ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटीड ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट। साथियों, इनका एक बड़ा ही फॉर्मूला था, बड़ा ही फेमस, जो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, G बराबर S/C, और ये नेट में भी पूछा जा चुका है, और यहाँ से भी ये डायरेक्ट इनकी जो इन्होंने दी थी तीनों अवधारणाएं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो साथियों, यहाँ बता दूंगा G का मतलब आपका ग्रोथ है ही, ठीक है, ग्रोथ, और S हमारा यहाँ है सेविंग इनकम, सेविंग इनकम, ठीक है, आय बचत, और C हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है साथियों, तो आप इनको याद रखें, और इसकी कुछ कंडीशन है। नंबर 1 कि अगर GW बराबर है GA के, तब तो ये स्थिर अवस्था कहलाती है। ठीक है, स्थिर अवस्था कहलाती है। नंबर 2, अगर GA लेस देन GW के है, तब मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति होती है। और नंबर तीसरी कंडीशन हमारी, अगर GA ग्रेटर देन है GW के, तब हमारा जो है विस्फीति होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ रोजगार बढ़ता है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, तो आप इन तीनों कंडीशनों को याद रखें। डोमर का एक बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैं उसी को बता रहा हूं। डोमर डेल YD बराबर डेल I अपॉन सिग्मा एल्फा। ठीक है साथियों, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। बाकी डोमर के कुछ कॉन्सेप्ट हैं और इसके एजम्पशन हैं, वो मैं अगली क्लास में शामिल करूंगा।